नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएससीबी में। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार, इस राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। कोई ना कोई एग्जाम हो उसमें इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारा ओनली स्टैटिक पोर्शन है जिसे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में कि मौलिक अधिकार क्या है। ये हमारी राजनीतिक जो हमारा लोकतंत्र है उसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं, जबकि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं। अगर हम देखें हमारे मौलिक जो अधिकार हैं उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ में मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स है उनसे की जाती है। ये हमारे भाग 3 में उल्लेखित हैं, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हमें देखने को मिलते हैं, जबकि पूरा जो भाग है हमारा 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद तक हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो 32 नंबर का जो हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार है उसे अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा के रूप कहा है। इसी के साथ में हम कहें जो भारत के मूल अधिकार को सर्वप्रथम मांग कब की गई थी, इसके लिए जो विधेयक लेके आया गया था स्वराज विधेयक 1895 में, उसमें ये बात की गई थी। और इसमें जिस समय जो हमारी बैठक थी 11वीं बैठक चल रही थी हमारी कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। उसी समय पर वंदे मातरम को भी स्वीकार किया गया था, उसी समय में गाया गया था 1895 कलकत्ता अधिवेशन में। अब हम आगे देख लेते हैं जो 1828 है में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट माध्यम में सर्वप्रथम हम बात करें तो मूल अधिकारों की मांग की थी। इसी प्रकार से 1931 में कराची जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी द्वारा की गई थी, उसमें पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी। लेकिन मूल अधिकारों की मांग संविधान में कब की जा रही है, तो 1828 की नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें ही की जा रही थी। लेकिन अधिवेशन में कब बात की गई, 1931 में। तो पेपरों में कई बार पूछा जाता है किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की बात की गई थी, तो कराची जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी द्वारा की गई थी उसमें इसकी मांग की गई थी। उसके बाद में मांगे देख लेते हैं हम। तो ये हमारे जो मौलिक अधिकार है उन सब के बारे में बताया गया था कि 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में है कि सबसे पहला तो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। उसके बाद में हमारा धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 और 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आता है। इसके लिए रेट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब आगे देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ की 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1964 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसी के साथ ही कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय को दिए गए हैं जो भारतीय हैं, और कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए गए। जब मैं आपको इससे पहले जो वीडियो लेके आया था मैंने आपको बताया था कि जो कानून के समक्ष समता एवं समानता का अधिकार है वो सभी को दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ पे आके अगर कोई क्राइम करते हो तो आपको कानून के समक्ष उतनी सज़ा दी जाएगी जितने भारतीय नागरिकों को दी जाती है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे कि इसके तहत शिक्षा विद्यालयों में प्रवेश करने हैं, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की जाती है। कोई विदेशी आके थोड़ी नौकरी लेगा सरकारी नौकरी, उसको किस हिसाब से दी जाएगी, तो वो सब चीज़ें आती हैं। तो कई बार नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो उसमें हम जो भूटान और नेपाल के नागरिक हैं उनको भी भारतीय नागरिकों की जैसी सुविधा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद 19 जो है हमारा बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता 29, आपकी ये जो आप प्रमुख वर्ग से आते हो तो अपनी धर्म व शिक्षा को विकास कर सकते हो, अपनी लिपि को सुरक्षित कर सकते हो, तो ये केवल भारतीयों को है। लेकिन अन्य जो सभी पर लागू होते हैं तो अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार हमारे 14, 21, इसी के साथ में 22, 23, 24, उसके अंदर 25, 26, 27, 28 ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। तो आप अपना धर्म को या मानो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्राइम करोगे तो वो आप सो, उसके बाद में वो ये हमारी जो प्राण देख स्वतंत्रता का अधिकार है 21 और 22 जो हमारी नज़रबंदी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर, और ये शोषण के विरुद्ध लगती हैं जो चीज़ें 23 और 24 में। तो शोषण के विरुद्ध अर्थात आपको बलपूर्वक श्रम कराया जा रहा है और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बलात्श्रम किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें 23 से 24 के अंतर्गत आती हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले है हमारा समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, और इसके तहत अगर हम 14 में बात करें तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये हमारा समता जो ली गई है यूके से ली गई है, समान संरक्षण लिया गया हमारा यूएसए से। तो ये कई बार पेपरों में सीधे से पूछ लिया जाता है। उसके बाद में कब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद है उनको प्रतिषेध किया गया है शिक्षा जो क्षेत्र संस्थान है हमारे उनमें अनुच्छेद 15 के तहत। वहीं लोक नियोजन, सरकारी कोई नौकरी होती है तो उसमें
अनुच्छेद 16 के तहत किसको आरक्षण दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से अस्पृश्यता का अंत, जिसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लेके आया गया था, इसमें किसी छुआछूत का अंत करने की बात की जाती है। उसी में उपाधियों का अंत, किसी को भी अगर कोई पुरस्कार मिल जाता है तो वो कोई उपाधि नहीं है, वो केवल एक सम्मान एवं पुरस्कार है, तो वो आप अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते। उसी प्रकार हमारा जो दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जिसके तहत हमारे जो मुख्य 4 अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में विवरण दिया गया है। इससे पहले मैं डिटेल में बता चुका हूँ, जो मैं आपको जब मैं वो पढ़ा रहा था महत्वपूर्ण अनुच्छेद 100 अनुच्छेद, उसमें मैंने इनके बारे में डिटेल से चर्चा की है। उसके बाद में हमारा बाकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की अभिव्यक्ति है कि आप कहीं पे भी जाके संघ बना सकते हो, घूम सकते हो, व्यापार कर सकते हो, रह सकते हो, और उसके बाद में आप अपनी सुरक्षा भी कर सकते हो, उससे जुड़ी हुई प्रावधान दिए हुए हैं। उसके अंदर अपराधों में दोषसिद्धि के समक्ष संरक्षण, एक जुर्म के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी सकती, आप अपने खिलाफ दवा नहीं दे सकते, उसमें वर्णित है। उसके प्राणदायी स्वतंत्रता के अनुसार इसमें इंटरनेट की, चुप रहने की, सोने की, जो प्रमुख और स्वच्छ पर्यावरण पाने की, और पर्यावरण में आजकल जो वायु प्रदूषण है तो लोग 21 के तहत ही स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने की बात करते हैं। इसी के तहत आता है कि किसका, तो हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया था, तो शिक्षा का जो अधिकार है वो किसका के तहत हमने इसमें जोड़ा था। उसके बाद कुछ दशाओं गिरफ्तार निरोध नजरबंदी कानून होता है, वो अनुच्छेद 22 के तहत ही हम पे लगाया जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम को इसमें प्रतिषेध किया गया है। इसी के साथ बलात्श्रम का अर्थ है बिना पैसे के किसी से काम कराना को बलात्श्रम कहा गया है। किसके तहत आता है, वो हमारा अनुच्छेद 23 के तहत आता है। उसी प्रकार से कारखाने आदि में बालकों के नियोजन को क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। 14 वर्ष के जो बच्चे हैं या उससे कम के, उन पर पूर्ण प्रतिबंध की बात की जाती है। MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण व धर्म आप अबाध रूप से मांग सकते हो। आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको 25 के तहत दी जाती है। अगर आप किससे, सरकार से कोई धन नहीं ले रहे हो तो आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हो अनुच्छेद 26 के तहत। इसी प्रकार किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए सरकार आप पर क्या नहीं लगा सकती, कर नहीं लगा सकती कि हमें मान लीजिए कोई भी धर्म है उसको बढ़ाना है, आप कर दो, नहीं ले सकते। उसी प्रकार अगर आप सरकार से धन नहीं ले रहे हो तो आप अपने संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, तो ये हमें छूट 28 के तहत मिलती है। अब है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 व 30 के तहत आते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके हितों को संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया जाता है। उसी प्रकार शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, वो प्रशासन करना, अल्पसंख्यकों के वर्गों को अधिकार प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 30 के तहत। अब आ जाता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत हमारे जो अधिकार हैं उसमें हम देखें तो जो हमारा मेन जो 32 जिसके तहत रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद में परमादेश मैंडेमस बोलते हैं जिसको, उसका प्रोविज़न या प्रतिषेध, सरसरी उत्प्रेषण बोलते हैं जिसको, और उसका अधिकार परीक्षा कोई वारंट हो, जिसके तहत मैंने डिटेल में चर्चा किया है, इससे पहले की वीडियो आप देखिएगा। उसके बाद मूल अधिकारों में संसद में कटौती या बढ़ोतरी कर सकती है। उसी प्रकार सैनिकों का अगर किसी क्षेत्र में, अगर सैनिक कानून वाले क्षेत्र में मूल अधिकार क्या प्रतिबंधित किया जाता है, और मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रावधान किसमें 35 के तहत, ये सब हमें दी गई हैं। अब हम देख लेते हैं अगली स्लाइड में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मुख्य रूप से जो हमारे भाग किस में आते हैं, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। लिए कहाँ से गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से लेकर 51 तक हमें देखने को मिलते हैं। इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम एक बार। इससे क्या है, उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिससे सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित हो सके। लिए कहाँ से गए, आयरलैंड से लिए गए हैं सॉरी। भाग 4 में हमें उल्लेखित मिल जाते हैं। उसी प्रकार से इनकी प्रवृत्ति किस प्रकार थी, सकारात्मक व इन्हें वाद योग्य नहीं है। आप इसको सुप्रीम कोर्ट में इन्हें बात नहीं कर सकते इनके बारे में। उसके बारे में हम बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक देखने को मिलते हैं। यह सर्वाधिक समाजवाद के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक कौन से हैं, समाजवाद से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से हम बात करें कि गांधी जी की विचारधारा का समावेश नीति निर्देशक तत्वों से होता है। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित होकर कुछ कल्याणकारी कार्य हम इनसे करते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं। जैसे प्रसूति सहायता के लिए जननी सुरक्षा योजना लेके आए हैं हम, बिल्कुल सही बात है। मनरेगा लेके आए 43 से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो वंचित वर्ग हैं हमारे उनको काम से भी तो जोड़ना है हमें। 3 तलाक लेके आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, इससे जुड़ा हुआ हम। शराब गुटखा प्रतिषेध, हमारा मादक पदार्थों से जो रक्षा कर रहे हैं हम, अनुच्छेद 47 के तहत, उसके तहत। उसके बाद गौ हत्या वगैरह
क्योंकि पर्यावरण को भी तुम्हें प्रिजर्व करना है, तो वो इसमें संरक्षण आ जाता है हमारा। उसी का पॉलीथीन वगैरह हमारा पर्यावरण को अंदर इसी के तहत आ जाता है 48 का के अंतर्गत। अब तो एक बार हम इन सब के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। 37 में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तन न होने की दशा में शासन की भी मूलभूत जिम्मेदारी होती है, मूलभूत होना भी इसका। इसके साथ में 38 में लोक कल्याणिक कार्य की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे, इससे जुड़ी हुई बातें की जाती है। उसके बाद में अनुच्छेद 39 में समान न्याय, पहले तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है 39 के तहत। उसी के बाद जो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 का के तहत, इसी में 39 खा आता है, स्त्री पुरुष को समान कार्य वो इसमें ही आ गया, ठीक है। उसके बाद में है हमारा 40 के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो अनुच्छेद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 और 74 किया गया था, इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखकर किया गया था। उसके बाद में हमारा कुछ दशाओं में काम करना एवं लोक सहायता पाने का अधिकार हमारा किसके तहत है, जैसे कि सरकार जो बुढ़ापे में लोग हैं तो उनको वृद्ध पेंशन वगैरह देती है या विधवा पेंशन वगैरह देती है, तो किसके तहत देती है, अनुच्छेद 41 के तहत देती है। उसी प्रकार हम बात करें अनुच्छेद 42 के तहत काम में न्याय संगत मनोवांछित दशाएं में प्रसूति सहायता, जो महिलाओं को प्रसव से जुड़ी हुई जो चीज़ें दी जाती हैं वो, या फिर हम उसकी स्थापना कर आंगनबाड़ी वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो इसके तहत ही बनाई जाती हैं। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं जो हमारा 43 का है, तो अब मनरेगा की जो स्थापना करें जैसे बीबी जी राम जी कर दिया गया है अब तो वो किसके तहत करते हैं हम, हमारे जो अनुच्छेद 43 है उसके तहत करते हैं। और उसके बाद में उनको जो सहकारी समितियाँ बन रही हैं और उनको हम लोगों से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और उनको वो प्रोवाइड कराया जाता है, भागीदारी प्रोवाइड कराई जाती है, तो किस में की जाती है, अनुच्छेद 43 का के तहत। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसके बाद में उत्तराखंड ने कहा है कि हम इसके लिए एक सिविल कोड लेके आएंगे। 3 तलाक का भी मामला इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले उनको क्या है, अगर कोई उनसे 3 तलाक बोल देता, 3 बार तलाक बोल देता तो उनका क्या डिवोर्स हो जाता था मुस्लिम समुदाय में। लेकिन अब सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, तो इसलिए कदम उसके लिए उठाया गया। उसके बाद में जो हमारे 0 से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि उनके लिए जो हम आंगनबाड़ी वगैरह है उनमें उनको स्वास्थ्य वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ें दिखेंगे। तो बालकों को निःशुल्क अनिवार्य एवं अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करना। उसके बाद में दुर्बल वर्ग जो हमारे SC ST समुदाय हैं उनसे जुड़े हुए जो भी काम है हमारे, वो किसके तहत किए जाएंगे, अनुच्छेद 46 के तहत किए जाएंगे। उसके पोषण व मादक पदार्थों को बंद करना, लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में पशु एवं पशुपालन को संगठनों को हत्या वगैरह 2004 में जो अधिनियम लेके आया गया था मध्य प्रदेश में, तो इसी से जुड़ा हुआ था। उसके अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथीन बैन वगैरह कर रहे हैं हम, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण वगैरह के लिए कार्य करते हैं हम, तो वो अनुच्छेद 49 के तहत करते हैं। उसके बाद में हम आगे देखें जो कार्यपालिका और न्यायपालिका, आज आपने देखा होगा कि अगर विधायिका चल रही है, हमारी संसद चलती है, तो हम टिप्पणी नहीं करते अपनी न्यायपालिका पर। उसी प्रकार न्यायपालिका अब कार्यपालिका के कार्यों में या विधायिका के कार्यों में अड़बंगा नहीं लगाती या उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाती अगर उन्होंने उसके खिलाफ उनके जो आचरण कैसा भी हो संसद में उस पर, तो एक दूसरे कार्यों को प्रतिक्रिया किया गया है। आज हम विश्व में कई संगठनों के सदस्य हैं और वहाँ पे हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं, तो किसके तहत क्या है, वो हमारे अनुच्छेद 51 में वर्णित है और हमारे संविधान को जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पे साकार करते हैं। और इसमें हम एक बार अंतर देख लेते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं और ये हमारे DPSPs जो होते हैं उनके बारे में। देखो ये पहले आयरलैंड से, अमेरिका से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 3 में रखे गए हैं, ये 4 में रखे गए हैं। इनको न्यायालय द्वारा प्रवृत्त कराया जा सकता है, इनको न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता, अर्थात लागू नहीं कराया जा सकता। ये व्यक्ति के अधिकार होते हैं, ये समाज की भलाई के लिए होते हैं और ये सरकार को प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार आपको प्रतिबंधित नहीं करते हैं। ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त होते हैं, लेकिन इसे सरकार द्वारा लागू करके प्राप्त किए जा सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, ये राजनीतिक इस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र से जुड़े हुए होते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे जो मौलिक कर्तव्य, वो मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमारे 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें जोड़ा गया। इनके लिए भाग का और जो अनुच्छेद है 51 का जोड़ा गया। इसके साथ में जो सरदार स्वर्ण सिंह थे उनके द्वारा 10 जोड़े गए थे प्रारंभ में, लेकिन 2002 में बर्मा समिति की सिफारिश पर एक जो अगला है हमारा वो भी इसमें जोड़ दिया गया। तो स्वर्ण सिंह ने 12 सदस्य थे, इन सब के नाम दिए गए हैं, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लिए कहाँ से गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और जो 11वां है जो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसमें ये जोड़ दिया गया। कौन सी समिति थी, बर्मा समिति। जो हमारे 11 हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि इसलिए चर्चा में बना हुआ है कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा हुआ है,
तो अब आपको पता है राष्ट्रगीत से वंदे मातरम से जुड़े हुए नए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। कैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 30 मिनट 10 सेकंड में आपको गाना है। उसके बाद पहले 2 ही पंक्ति गाई जाती थी, अब आपको 6 पंक्तियाँ गाना है और इसको पहले बंद कर दिया जाएगा, केवल 2 ही पंक्ति गाई जाती है। अब पहले आपका राष्ट्रगीत होगा, फिर राष्ट्रीय गान होगा। तो ये नई हमारी गाइडलाइंस गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। पहला है हमारा जो कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हुआ कि वह संविधान का पालन करे और आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करे। ये सब इसमें चीज़ें दी हुई हैं। दूसरा कहता है हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखे और उनका पालन करें। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें जो कार्य किए उन्हें हमें याद करना है। साथ में है अगला कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। साथ में देश की रक्षा करें। 5वां है हमारा भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और 6वां है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उसका निर्माण करें। इसी के साथ में हमारा 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ये हमारा कर्तव्य भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान को अर्जन करने की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उसके बाद हमारा 11वां है जो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना चाहिए। किसी व्यक्ति का कर्तव्य होता है। अगली वीडियो में हम जो राज्य व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का, लोकसभा का, अन्य सभी जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें हैं उनका। तो इस वीडियो में हमने ये सब चीज़ डिस्कस की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।